हेलो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं अपने समय के जाने माने किसान नेता चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह अपने समय के और भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। वो सबसे पहले किसान नेता थे। आइए आज हम उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करें, साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे चौधरी चरण सिंह, जो कि इतने विराट व्यक्तित्व के नेता थे और इतने बड़े नेता थे, उनको एक खास विचारधारा, एक खास कद और एक खास क्षेत्र तक सिमटाया गया और फिर अंततः एक खास जाति तक उन्हें सीमित कर दिया गया। ये समझने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात चालू करते हैं दोस्तों आज़ादी के समय से। आज़ादी के समय जैसा कि आप जानते हैं, देश में कांग्रेस सिस्टम था। एक पार्टी जो पूरे देश में कब्जा करती थी, पूरे देश में हर जगह जीतती थी, वो कांग्रेस थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समाजवादी जो आंदोलन के नेता थे वो पैदा हुए, समाजवादी आंदोलन पैदा हुआ। मधुलिमय, राम मनोहर लोहिया, किशन पटनायक जैसे नेता पैदा हुए। उन्हीं नेताओं में से एक थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह पहले कांग्रेस के नेता थे और पहले कांग्रेस में खुद शामिल रहे थे। कांग्रेस के द्वारा उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन बाद में जब समाजवादी आंदोलन चालू हुआ और समाजवादी नेता बड़े स्तर पे खुलकर सामने आए और उनकी काफ़ी सीटें उन्होंने जीती, विधायक के रूप में और सांसदों के रूप में, तो उन्होंने चौधरी साहब को अपने पाले में लाने की कोशिश की और चौधरी साहब उनके पाले में गए। चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह साहब जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किसानों के लिए जो योजनाएं थीं और किसानों के हित की जो बात थी, उसे लागू करने का प्रयास किया। बहुत हद तक उसमें सफल भी हुए और उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प कहानी है। असल में चौधरी चरण सिंह एक राजनेता या एक किसान नेता, एक पार्टी के अध्यक्ष या एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम नहीं था। चरण सिंह एक विचारधारा का नाम था। उनकी राजनीति में कोई दुराव या कपट नहीं था, बल्कि जो उन्हें अच्छा लगता था उसे वो ताल ठोक कर कहते थे और जो उन्हें बुरा लगता था उसे कहने में उन्होंने कभी कोई गुरेज नहीं किया। उनका व्यक्तित्व बहुत रौबीला व्यक्तित्व था। उनके सामने लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। उनके चेहरे पर हमेशा पुख्तगी होती थी, हमेशा संजीदा गुफ्तगू करते थे, बहुत कम मुस्कुराते थे। ऐसा समझा जा सकता है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उन्हें कभी कहा लगाते हुए या हंसते हुए देखा होगा। वो आजीवन एक मामूली एम्बेसडर कार में चलते रहे। अपने समय में वो इतने पर्यावरणवादी थे और इतने सादा जीवन वाले थे कि उन्होंने पूरी उम्र हवाई यात्रा का विरोध किया, हमेशा ट्रेन से सफ़र करते थे। यहाँ तक कि जब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए थे, तब भी वो ट्रेन का ही सफ़र करना पसंद करते थे। अगर उनके पर्सनल हैबिट्स की बात करें या व्यक्तिगत उनके जो आदतें हैं उसकी बात करें, तो उन्हें फिल्में इत्यादि देखने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, क्योंकि वो मानते थे कि ये समाज से कटी हुई फिल्में बनती हैं, इसमें खेती किसानी गांव कहीं नहीं होता है। उन्हें बस एक चीज़ का शौक़ था, वो ताश के जो पत्ते हैं उनका खेल खेला करते थे, जो कोर्ट पीस कहा जाता है। जहाँ के वो रहने वाले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ कोई खेल है कोर्ट पीस, वो खेला करते थे वो। और अब अगर आपातकाल के दिनों की बात करें या उसके बाद के दिनों की बात करें, तो चौधरी चरण सिंह उस समय राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए और गैर गांधीवाद और गैर कांग्रेसवाद के जो सबसे बड़े प्रणेता माने गए, वो चौधरी चरण सिंह थे। हमारे समाज और हमारे राजनीतिक परिचर्चा की समस्या ये रही है कि हम व्यक्तित्वों के कद को छोटा कर देते हैं। बहुत जो बड़े व्यक्ति होते हैं, अगर उदाहरण के तौर पर हम राम मनोहर लोहिया का उदाहरण लें या डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण लें, तो डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन अंततः हमने उन्हें पहले एक खांचे में ढालने का प्रयास किया और अंततः हमने उन्हें सिर्फ एक जाति तक सीमित कर दिया। ठीक यही बात चौधरी साहब के साथ भी हुई। सबसे पहले उन्हें एक किसान नेता कहा गया जो सिर्फ किसानों की बात करता था, फिर उन्हें एक क्षेत्र विशेष का नेता कहा गया।
लोग कहते थे कि उनका भूगोल जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था, बाहर का वो नहीं समझ पाते थे। और अंत में उन्हें एक जाट नेता के रूप में सीमित कर दिया गया, जो कि सिर्फ अपने समुदाय की, अपने जाति की नुमाइंदगी करता था। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। चौधरी साहब बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे, बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते थे। उन्होंने कई सारे किताबें लिखी हैं और बहुत लेख लिखे हैं जो खेती किसानी के लिए आज भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। लेकिन उनके जो भाषा थी, जो भाषा वो आम जीवन में या संसद में या विधानसभाओं में बोलते थे, वो विशुद्ध हिंदी और देसी भाषा होती थी। उन्होंने जो राम मनोहर लोहिया का अंग्रेजी हटाओ का जो नारा था उसे चरितार्थ किया, और अच्छी अंग्रेजी जानने के बावजूद जब भी आम जन से बात करने की बात हुई, अपनी बात रखने की बात हुई, तो उन्होंने हमेशा अपनी मातृभाषा को तरजीह दिया। इसके अलावा अगर बात करें जनता पार्टी की सरकार की, जो आपातकाल के बाद सरकार बनी थी 1975 में, जो आपातकाल लगा उसके बाद जो सरकार बनी थी, तो उसमें प्रधानमंत्री के पद को लेकर ये सबसे मुख्य रेस में शामिल थे और मोरारजी देसाई के साथ इनकी प्रतिद्वंदिता चल रही थी। अंत में मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बन गए और ये जो है प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। फिर बाद में जब जनता पार्टी की सरकार गिरी 1979 में, तो कांग्रेस के समर्थन पर जो है चौधरी साहब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के बाद भी ये संसद नहीं पहुंच सके, क्योंकि उसके पहले ही कांग्रेस ने इनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। तो जैसा कि कांग्रेस की आदत रही है, एक समय जब इनके पास 100 से भी ज़्यादा सांसदों का समर्थन हासिल था, ऐसे में भी ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए और ये एकमात्र ऐसे नेता रहे जो कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कभी संसद का सामना नहीं किया। तो अगर हम चौधरी साहब के व्यक्तित्व की कुल मिलाकर बात करें तो एक ईमानदार शख्स जो कभी झुकता नहीं था, जिसने उसूलों से समझौते नहीं किए, और जो भारत का सबसे बड़ा वर्ग था, किसानों का वर्ग, उसकी अंतिम सांस तक नुमाइंदगी करता रहा। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात चौधरी साहब के जीवन से जुड़ी हुई है वो ये है कि चौधरी चरण सिंह ने भारत के सबसे मजबूत माने जाने वाले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया। चौधरी साहब उस समय केंद्रीय मंत्री थे जनता पार्टी की सरकार में, और जो मोरारजी देसाई साहब थे उनके साथ इनकी बनती थी। और लोगों का ऐसा मानना था कि जो इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने कि विपक्ष के नेताओं को इमरजेंसी के दौरान जेल भिजवाया था, उनसे बदला लिया जाना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। चौधरी साहब एक बार गुस्से में इतना कह गए थे कि इंदिरा गांधी को कनॉट प्लेस पे बांध कर कोड़े लगवाए जाने चाहिए। हालांकि इंदिरा गांधी एक दिन बाद ही जेल से वापस आ गईं, लेकिन इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति चौधरी चरण सिंह बन गए जिन्होंने इंदिरा गांधी को जेल की हवा खिलाई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि चौधरी साहब का व्यक्तित्व कितना बड़ा था और वो किसी से नहीं डरते थे। वो जो सोचते थे, जो कहते थे और जो करते थे, उसमें एक रूपता होती थी। उन्होंने कभी भी अपने भावों को छुपाया नहीं। एक बार एक रिपोर्टर ने, जो उनके बीच एक शीत युद्ध चलता था मोरारजी देसाई साहब के साथ उनका, रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि कौन नहीं बनना चाहेगा, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, ये मेरी महत्वाकांक्षा है। इसका अर्थ यह तो नहीं कि मैं मोरारजी देसाई के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हूँ। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं, मान लीजिए कि मोरारजी देसाई साहब जब मर जाएंगे या उनका निधन हो जाएगा, उसके बाद बन जाऊँगा। और जवाब में उन्होंने उस रिपोर्टर से पूछा कि क्या तुम इससे बेहतर नौकरी नहीं चाहोगे? क्या तुम यह नहीं चाहोगे कि तुम्हें एक बहुत बड़े अखबार का संपादक बना दिया जाए? तो उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षा रखने में कोई हर्ज नहीं है, बस उसे प्राप्त करने का साधन अच्छा होना चाहिए, आपकी नियति अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे थे चौधरी चरण सिंह साहब। लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बार अपने जो है फ़ायदे के लिए पार्टियां बदल ली और अपना पाला बदल लिया, लेकिन आज के समय में सारी कमियों और सारी अच्छाइयों के बावजूद जितनी ईमानदारी, जितनी साफ गोई और जितना उनके अंदर दृढ़ विश्वास था अपने लक्ष्यों को लेकर, अपने उद्देश्यों को लेकर, वह राजनीति में बिरले ही देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे चौधरी चरण सिंह साहब।
आप बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, साथ ही ये भी बताइए कि हम किसकी कहानी अगले एपिसोड में सुनाएं। आप सबको धन्यवाद।